नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज के अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं, जिसमें हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है और उसके अर्थ और प्रकृति के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने इसके प्रमुख उपागम यानी अप्रोचेज के बारे में चर्चा शुरू की है। इसमें डेविड ईस्टन के द्वारा दिया हुआ डेविड ईस्टन के द्वारा दिया हुआ राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में यानी सिस्टम अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा है। आज की चर्चा का विषय है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो आइए शुरू करते हैं। यह मेरे बारे में दिया हुआ है और इसमें नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आप जा कर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले के लेक्चर हैं उन्हें भी आप उसमें देख सकते हैं और उसके भी पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। इसके पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था पर डिस्क्रिप्टिव सीरीज की है, भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्वेश्चन आंसर सीरीज अभी कर रहे हैं और इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियोरी पर भी एक सीरीज है, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक संकल्पनाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। हमने इसके पहले ही डेविड ईस्टन के बारे में चर्चा की थी और उनके पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच के बारे में चर्चा की थी। सिस्टम अप्रोच के दौरान हमने यह जाना था कि एक राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह से मांगें आती हैं और उन मांगों को रूपांतरित करके और उन मांगों के बदले प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार उसमें या राजनीतिक व्यवस्था उसके लिए कुछ न कुछ नियम निर्माण या पॉलिसी मेकिंग करती है। अब उस जो सिस्टम अप्रोच था, सिस्टम अप्रोच की कुछ कमियां थी या सिस्टम अप्रोच के प्रति कुछ असंतोष था, उसे दूर करके और उसकी जगह पर आमंड और पावेल ने मिल करके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की बात कही। अच्छा, इसके अलावा भी अन्य लोग भी हैं जो कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर आमंड एवं पावेल की ही चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से विकासशील और समाजवादी देशों के लिए जो डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच था वह अनुपयुक्त या कि अप्रासंगिक हो रहा था। ऐसी अवस्था में एक ऐसे नए अप्रोच की ज़रूरत थी जो कि उन्हें भी शामिल कर सके। हालांकि यह बाद में आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वह कितना विकासशील देशों के लिए उपयोगी रहा। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो पहले का दिया हुआ आमंड और पावेल ने डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच में कुछ सुधार करने की कोशिश की और उसकी परिभाषा में भी कुछ सुधार किया। तो क्या सुधार किया? आपने मैक्स वेबर का नाम सुना होगा। मैक्स वेबर की जो बात है वैधता और वैधानिक सत्ता का प्रयोग, उसे उन्होंने डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया। अब यह थोड़ा सा सुनने में अगर आपको कठिन लग रहा हो तो सामान्य रूप से समझिए कि उन्होंने एक नई परिभाषा दी कि राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक और भौतिक सत्ता का प्रयोग है। ये जो वैधानिक सत्ता का प्रयोग शब्द है यह सबसे पहले वेबर ने ही प्रयोग किया और जहाँ भी आपको ऐसे शब्द देखने को मिले वैध सत्ता का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था में या फिर राज्य में सरकार के बारे में, तो समझिए वहाँ पर वेबर का प्रभाव, मैक्स वेबर का प्रभाव अवश्य रूप से है। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ संशोधन करके आमंड और पावेल ने इसे पुनः से प्रस्तुत किया, जिसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं। अब इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताई, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यापकता पाई जाती है। व्यापकता का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था एक जगह केंद्रित नहीं रहती है बल्कि वह व्यापक होती है कई जगह पर, माने उसका एक लंबा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र होता है, वह एक छोटी व्यवस्था नहीं है। दूसरा है कि उसमें अंतर्निर्भरता होती है। अंतर्निर्भरता की चर्चा हमने पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच जो किया था डेविड ईस्टन की, उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें एक अंतर्निर्भरता होती है। उसके प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक दूसरे के कार्य और एक दूसरे के प्रभाव का असर दूसरे पर भी पड़ता है। जैसे अगर एक में कोई गड़बड़ी आती है, आप अपने उदाहरण से इसे समझिए कि भारत में अगर कार्यपालिका में कोई गड़बड़ी आती है तो उसका असर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर भी देखने को मिलेगा, समाज के दूसरे भागों में भी देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक व्यवस्था के जितने तत्व हैं वह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं।
तीसरा है सुस्पष्ट सीमा। एक राजनीतिक व्यवस्था जो है वह अनंत तक नहीं होती है, उसकी एक स्पष्ट सीमा होती है, और जहाँ से एक राजनीतिक व्यवस्था समाप्त होती है वहीं से दूसरी राजनीतिक व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ से किसी दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था की कुछ उन्होंने 3 सीमाएं बताई हैं, 3 विशेषताएं बताई हैं। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुविकल्पीय प्रश्नों में जरूर पूछा जाता है। इसके बाद से उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में संरचना और प्रकारों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया है, और उसमें से भी संरचना को उन्होंने प्रकार के आधार पर समझने का प्रयास किया, मतलब संरचना से ज़्यादा प्रकार को महत्व दिया। अब संरचना और प्रकार ये शब्द थोड़े से कठिन समझ में आ रहे होंगे। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ये अंग्रेजी अनुवाद है, मतलब नहीं है उसका। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर और प्रकार का मतलब होता है फंक्शन। तो जो स्ट्रक्चर के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक न्यायपालिका की व्यवस्था है, अर्थात न्यायालय है, वह उसका स्ट्रक्चर हुआ। उसमें जो कार्य करने वाले न्यायाधीश हैं, उसमें जो नियम विधान बनाए गए हैं, ये सारी स्ट्रक्चर के भाग कहलाएंगे। और प्रकार क्या है कि लोगों को न्याय प्रदान करना। तो अर्थात अब हम राजनीतिक व्यवस्था को एक संरचना और उस संरचना के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से समझेंगे। ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत में केवल निवेश और निर्गत के बारे में बताया, उन संरचनाओं के बारे में नहीं बताया जिनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। उन्होंने केवल इनपुट और आउटपुट की चर्चा की थी। अब इस इनपुट और आउटपुट को करता कौन है, वह संरचना कौन सी है, इसके बारे में डेविड ईस्टन ने अपनी चर्चा में नहीं बताया। तो अब आमंड पावेल ने उन संरचनाओं के, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा की है जिनके माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक प्रकार के लिए एक निश्चित संरचना होती है, ऐसा कहा। आमंड के अनुसार प्रत्येक प्रकार के लिए, चाहे वो कार्य कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि सुरक्षा का कार्य है, तो अगर बाह्य सुरक्षा का कार्य है उसके लिए सेना की संरचना है, तो उसमें सेना के सिपाही ही नहीं है बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसमें अलग अलग सेनाओं के प्रकार हैं, नौसेना अलग है, जल सेना अलग है, नौसेना अलग है, वायुसेना अलग है, थल सेना अलग है। इसके अलावा उनके कमांडिंग की उसका सिस्टम अलग है, कौन पहले से सीमा पर हमेशा तैनात, जैसे कुछ क्षेत्रों में बीएसएफ तैनात रहती। तो इस तरह से एक पूरी स्ट्रक्चर तैयार की गई है। इसके अलावा उस स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ कार्य किए जाते हैं। तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रत्येक कार्य के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, और वह स्ट्रक्चर क्या है, वह स्ट्रक्चर है ये सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं उसी से इन स्ट्रक्चर से ही बनता है। और वो जो फंक्शन करते हैं वह है व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली भूमिकाएं या व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य। उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वही उसके फंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि एक प्रकार को कई संरचनाएं मिलकर के करती हैं। जैसे एक सामान्य उदाहरण हम समझें, बजट बनाने का काम होता है। वास्तव में बजट बनाने का काम किसी एक काम संरचना का है, जैसे वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय एक संरचना है, किंतु उस काम के लिए वह कई सारे संरचनाओं का सहयोग लेती है। प्रत्येक विभागों को रिपोर्ट भेजती है, उन्हें उनसे यह पूछती है कि किस तरह से उन्हें कितने धन की आवश्यकता है। उन रिपोर्ट्स को तैयार कर इकट्ठा करके फिर बजट तैयार करती है, संसद में प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से एक काम को करने के लिए कई तरह की संरचनाओं को इकट्ठा करके उनकी मदद की आवश्यकता होती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही संरचना एक से अधिक कार्य कर रही हो। जैसे अभी वर्तमान में आप पीएमओ ऑफिस को अपने ले सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय एक से अधिक कार्यों को करता है। वास्तव में वह व्यवस्थापिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है, वह कार्यपालिका के भी कार्यों में हस्तक्षेप करता है, प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह से कई संरचनाएं ऐसी होती हैं जो कि एक से अधिक कार्य करती हैं, और कई ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें एक से अधिक संरचनाएं करती हैं। तो इस तरह से जो डेविड ईस्टन ने मुख्य जोर दिया था इनपुट और आउटपुट पे, और आमंड और पावेल ने मुख्य जोर दिया स्ट्रक्चर और फंक्शन पे, संरचना और उनके कार्यों पे। अब इसमें उन्होंने जो प्रकारों की चर्चा की है उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है निवेश प्रकार, यानी ऐसे फंक्शंस जो कि इनपुट के रूप में रखे जाते हैं
इनपुट फंक्शंस होते हैं वो। निवेश प्रकारों में क्या मुख्य इसकी विशेषता यह है कि यह गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। इन्हें सरकार की संस्थाएं नहीं करती बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं। गैर सरकारी संस्थाएं कौन सी होती हैं? वह होती हैं जैसे राजनीतिक दल हुए, दबाव समूह हुए, सामाजिक समूह हुए। राजनीतिक दलों के अलावा दबाव समूह क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यापारिक दबाव समूह है, आपने देखा होगा, होता है उसमें कि आपके आसपास के क्षेत्रों में भी होगा, बड़े जगहों पे तो जैसे फिक्की है और भी बहुत सारे व्यापारिक संगठन बने हुए, सोचैम है, और राजनीतिक दबाव समूह भी होते, जातिगत दबाव समूह भी होते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह कई तरह के हो सकते हैं। और इसके अलावा सामाजिक समूह भी होते हैं, आपने देखा होगा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, या कि इस तरह के सामाजिक धार्मिक भी हो सकते हैं, मुस्लिम लीग हो गया या कि हिंदू महासभा हो गया। तो इस तरह के ये राजनीतिक पार्टियों से इतर जो सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक आधार पर जो संगठन बनाए जाते हैं और जो सरकार पर दबाव डालते हैं, ये सब निवेश प्रकार के गैर सरकारी संरचनाएं हैं जो कि इन कार्यों को करती हैं। तो निवेश जो है यानी इनपुट जो है उसमें जो काम किए जाते हैं वो गैर सरकारी संगठनों, ये डेविड ईस्टन ने नहीं कहा है, ये आमंड और पावेल ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, आमंड और पावेल ने ये कहा है कि निवेश प्रकार गैर सरकारी संरचनाओं द्वारा किए जाते हैं। तो वो निवेश प्रकार हैं क्या क्या? पहला है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि व्यक्तियों के अंदर राजनीतिक भावना का संचार करना। आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां जनता को राजनीति के प्रति जागृत करती हैं कि वह राजनीति में सहभागी बने, वोट दें, चुनाव लड़ें, किसी पार्टी विशेष का प्रचार करें, राजनीतिक मामलों पर, राजनीतिक मसलों पर अपनी राय प्रकट करें, सहभागिता खुल करके करें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यह राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। और यह करता कौन है? ज़्यादातर यह राजनीतिक पार्टियां करती हैं अथवा राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई दबाव समूह या सांस्कृतिक समूह, सामाजिक समूह करते हैं। तो इस तरह से आपने कई सारे ऐसे समूह को देखा होगा जो कि राजनीति में सीधे तो पार्टिसिपेट नहीं करते किंतु किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी विचारधारा विशेष के लिए कार्य करते रहते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण का मतलब हुआ कि ऐसे लोगों के बीच राजनीति में सहभागिता के लिए या राजनीति के प्रति एक जागरूकता पैदा करना। दूसरा है उसी में राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। अब भर्ती का मतलब है कि जब यह राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है तो लोगों का राजनीतिक पदों के रूप में लोगों को नियुक्त करना, यह राजनीतिक भर्ती कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा क्षेत्रीय मंत्री, तो ये क्षेत्र संयोजक, सहायक मंत्री, या फिर जिला प्रचारक, या फिर जिला अध्यक्ष, इस तरह के जो पद होते हैं यह राजनीतिक भर्ती कहलाती है। अच्छा, ये सारा काम गैर सरकारी संरचनाओं के अंतर्गत हो रहा है, ठीक। तो जो निवेश यानी इनपुट कार्य है वह इनपुट का काम पहला है राजनीतिक भर्ती और सामाजीकरण का। दूसरा क्या है? हित स्पष्टीकरण। हित का मतलब होता है इंटरेस्ट या आपकी डिमांड, ठीक। आपका जो इंटरेस्ट है यानी जनता का जो इंटरेस्ट है वह हित कहलाता है। स्पष्टीकरण का मतलब है उसे प्रकट करना, ठीक। तो हित स्पष्टीकरण कहिए इसको या हित को प्रकटीकरण कहिए, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि जो जनता के बीच जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है, सामने रखा जाता है। एक तरह से ये समझिए कि सबके अलग अलग डिमांड है। किसी को रोजगार चाहिए, तो किसी को सुरक्षा चाहिए, तो अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की डिमांड्स हैं या उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो उन इंटरेस्ट को इकट्ठा करने के लिए या उन इंटरेस्ट को, उन डिमांड्स को सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हित स्पष्टीकरण की एक प्रक्रिया होती है। अब यह कैसे होता है? यह होता है समाचार पत्रों के माध्यम से, यह होता है राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, यह होता है सामाजिक समूहों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी एक संगठन ने, मान लीजिए कि लघु उद्योग व्यापारियों के संगठन ने एक बैठक की और उन्होंने सरकार से डिमांड की कि उनका जो जीएसटी है उसे कम कर दिया जाए। तो एक तरह से यह एक डिमांड है और उन्होंने अपनी डिमांड को यहाँ पर स्पष्ट किया है, प्रकट किया है, ठीक। अब केवल डिमांड को प्रकट करना ही या इंटरेस्ट को प्रकट करना ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद की प्रक्रिया होती है वह है हित एकत्रीकरण, यानी उसको इकट्ठा करना। जो आपके इंटरेस्ट हैं उन सभी इंटरेस्ट को इकट्ठा करना
और यह देखना कि कौन कौन से इंटरेस्ट उपयोगी हैं और कौन एक दूसरे के विपरीतार्थक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक समाज में दो तरह के ग्रुप तो हो ही जाते हैं। एक मान लीजिए किसी मुद्दे पर समर्थन कर रहा है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है। तो सामान्य रूप से इसको उदाहरण में ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, तो एक पक्ष या एक सामाजिक समूह इस बात में के पक्ष में हो सकता है कि सबको समान नागरिक संहिता चाहिए, और दूसरा इसके विरोध में हो सकता है कि समान नागरिक संहिता हमारे अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ऐसे में जो राजनीतिक व्यवस्था या उनकी जो राजनीतिक पार्टियां होंगी या दबाव समूह होंगी, वह आपके हितों को स्पष्ट करेंगी और फिर एकत्र करेंगी, यानी आपकी इंटरेस्ट को सूची के रूप में एकत्र करेंगी और उन पर विश्लेषण करेंगी कि कौन से राजनीतिक व्यवस्था में जाने के योग्य हैं। उसके बाद ये चौथा चरण आता है राजनीतिक संचार, यानी इसमें कम्युनिकेशन होता है पॉलिटिकल सिस्टम और जनता के बीच। तो ये राजनीतिक संचार कौन करता है? यह राजनीतिक संचार करते हैं पत्रिकाएं जो होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, टीवी मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल होता है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है व्यवस्था और जनता के बीच में। तो हमने अभी तक जाना कि निवेश प्रकार 4 तरह के होते हैं, जिन्हें ज़्यादातर गैर सरकारी संगठनों या गैर सरकारी संरचनाओं द्वारा किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित एकत्रीकरण और राजनीतिक संचार। यह तो इनपुट हो गए। अब इनपुट के बाद आता है आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या काम होता है? अब इन्होंने बताया कि जैसे हमने अभी आपको चर्चा की, जैसे जैसे प्रकारों को बताते गए उन प्रकारों से जुड़ी हुई संरचना के बारे में बताते गए, यानी वह प्रकार्य किन संरचनाओं द्वारा किए जाते हैं, वह काम कौन करता है, मुख्य रूप से ऐसे समझिए। अब यहाँ पर निर्गत प्रकार्य भी हैं। तो निर्गत प्रकार्य भी 3 तरह के हैं। इन निर्गत को यानी आउटपुट जो फंक्शंस हैं, इनको सरकारी संस्थाएं करती हैं। जैसे आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नियम निर्माण, नियम निर्माण का मतलब होता है पॉलिसी मेकिंग या जनता के लिए कानून बनाना। अब पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता है? हमारे यहाँ तो संसद की व्यवस्था है, तो पार्लियामेंट करती है। राज्यों के स्तर पर विधानसभाएं, विधान परिषद मिलकर के करती हैं। तो इस तरह से जो पहला सरकारी संरचना है वह है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के द्वारा कौन से काम किए जाते हैं? वह काम किए जाते हैं नियम निर्माण का, पॉलिसी मेकिंग का काम। दूसरा है निर्गत, यह भी निर्गत ही यानी आउटपुट का ही काम है, नियम प्रयोग, यानी कोई भी कानून अगर बनाया गया है तो उसे लागू करना। और उसे लागू कौन करता है? उसे प्रशासन लागू करता है, यानी कार्यपालिका। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या कार्यपालिका के जो भाग हैं, उस संरचना के माध्यम से कौन सा काम किया जाता है? तो वह काम किया जाता है नियम प्रयोग का। और तीसरा है नियम निर्धारण। नियम निर्धारण मतलब कि किसी नियम को बनाने में, कानून को बनाने में कोई कमी रह गई हो अथवा उसे अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा रहा हो, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? उसके लिए न्याय कौन करेगा? तो वह काम करेगी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो इस तरह से हमने इनपुट में क्या देखा? 4 तरह के काम देखे और 4 तरह की राजनीतिक संरचनाएं देखी। अब जो आउटपुट है उसमें सरकारी काम है, 3 तरह के काम और 3 राजनीतिक संरचनाएं। नियम निर्माण यानी व्यवस्थापिका का काम, नियम प्रयोग यानी कार्यपालिका का काम और नियम निर्धारण यानी न्यायपालिका का काम। तो इस तरह से 3 ऐसे काम हैं जो कि निर्गत के रूप में, आउटपुट के रूप में किए जाते हैं और उनके करने के लिए 3 सरकारी संस्थाएं हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने केवल इनपुट और आउटपुट के बारे में चर्चा की थी डेविड ईस्टन के दौरान। अब आमंड और पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के दौरान हमने कार्यों और कार्यों को करने वाली संस्थाओं के बारे में भी जाना। अब इसके बाद आता है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं, अर्थात अब देखिए इसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है और सामान्य डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के रूप में भी। तो इन्हें अब ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं मतलब वह राजनीतिक व्यवस्था की क्या मुख्य ऐसी क्षमताएं हैं? साधनों को जुटाने की क्षमता। साधनों को जुटाने की क्षमता का मतलब हुआ कि सरकार जो है या राजनीतिक व्यवस्था जो है जनता से किस तरह से साधनों को एकत्र करती है या अपने कार्यों को करने के लिए साधन कहाँ से लाती है, ऐसे समझिए। तो वह मुख्य कार्य है टैक्सेशन का, जनता के ऊपर टैक्स लगा करके या टैक्सेशन के माध्यम से
सरकारें या राजनीतिक व्यवस्था साधनों को जुटाने का कार्य करती है। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का पहला है साधनों को जुटाने की क्षमता यानी टैक्सेशन। दूसरी क्षमता क्या है? वस्तुओं और समूहों पर नियंत्रण की क्षमता, यानी जो भी पूरी व्यवस्था है उसमें लोगों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना और उन्हें अराजक न होने देना, कानून के अस्तित्व को बनाए रखना, यह भी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। यह भी उसकी क्षमता का महत्वपूर्ण भाग है। तो यह कौन करता है? दो तरह से होता है। लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, लोगों को अच्छे काम करने के लिए पुरस्कृत करना और बुरे काम करने के लिए दंडित करना, इसके माध्यम से ही उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की क्षमता। तो एक राजनीतिक व्यवस्था में यह तीसरा काम भी किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के वितरण का काम, जैसे वस्तुओं के वितरण, जैसे उनमें नौकरियां देना लोगों को, और उनमें जैसे आपने पीडीएस सिस्टम सुना होगा, या फिर अलग अलग तरह के पेंशन भत्ते, या फिर आपदा में सहायता। तो इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं में जैसे मान लीजिए शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, रोड बनवाना, रोड पर लाइट्स लगवाना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, तो यह वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है यह भी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट, आउटपुट और उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में जाना है। अब एक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। वह चुनौतियां उन्हें कहाँ से मिलती हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को उसके भीतर से चुनौती मिल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि उसके जो भीतर की राजनीतिक व्यवस्था यानी सरकार की जो पूरी संरचना है उसे समझिए, तो उसके भीतर से भी मुख्य रूप से चुनौतियां हो सकती हैं। जैसे आपस के जो प्रमुख संरचनाएं हैं उनके बीच टकराव हो सकता है। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है, अथवा न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच उनके क्षेत्रों को, उनके कार्यों को करने के लिए और उनकी शक्तियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए टकराव की स्थिति बन जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था को सबसे पहली चुनौती तो उसके अंदर से ही मिलती है। ठीक, दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से या सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा चुनौती। पर्यावरण मतलब राजनीतिक व्यवस्था के बाहर का जो आवरण है, सामाजिक व्यवस्था या जनता या लोग या देश का पूरा क्षेत्र। ठीक, तो वह जो बाहर का पर्यावरण है उससे भी उन्हें चुनौतियां प्राप्त होती है। जैसे डिमांड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक, यह भी एक चुनौती के रूप में है। अथवा लोग नियम कानून मानने के लिए बाध्य नहीं होते, बार बार अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो नियंत्रण कम हो रहा है, अथवा टैक्सेशन कम हो रहा है। तो राजनीतिक व्यवस्था के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमेशा बनी रहती है, लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। तो इन चुनौतियों का भी महत्वपूर्ण रूप से वह सामना करती है। तीसरा है अन्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, अन्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। तो अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा भी एक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती मिलती है। आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि क्यूबा का जो सिस्टम है वह बहुत अच्छा है, मेडिकल का सिस्टम, वहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अच्छी है। अथवा लोकतंत्र के माध्यम से हम अमेरिकी और यूरोपीय देशों की चर्चा करते हैं कि अमेरिका में अथवा यूरोपीय देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था अच्छी है। स्वीडन और नॉर्वे के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वहाँ लोकपाल अच्छा है और वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। तो एक राजनीतिक व्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जो तुलना करना अथवा दूसरे देशों के साथ जो चुनौती मिलती है वह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में है। तो राजनीतिक व्यवस्था को तीन तरह से चुनौतियां मिल सकती हैं। उनके सामने अलग अलग कार्यों को करने के लिए हमेशा एक वो उत्पन्न रहता है। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौती रहती है कि उन्हें राष्ट्र निर्माण करना है, तो लोगों के बीच सहभागिता को बढ़ाना है कि वोटिंग कम ना हो सके, अथवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और वस्तुओं सेवाओं का वितरण जैसे रोजगार देना, लोगों को अन्य प्रमुख सेवाएं, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना। तो यह हमेशा राजनीतिक व्यवस्था के सामने चुनौती के रूप में बना रहता है। अब अभी तक हमने राजनीतिक व्यवस्था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल के बारे में जाना। उसके मुख्य रूप से जो डेविड ईस्टन का व्यवस्था मॉडल था उसको सुधार करके और उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को जोड़ करके इन्होंने आमंड और पावेल ने प्रस्तुत किया था।
इस व्यवस्था, इस मॉडल के भी अपनी कुछ परेशानियां हैं या कमियां हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। पहली बात तो यह कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है यह एक स्थिर अप्रोच है, मतलब यह परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि यथास्थिति को समर्थन करता है। तो इसमें इसका कारण यह है कि अभी तक आपने देखा कि कुछ संरचनाएं कुछ कार्यों को करती हैं, इसका मतलब इसका सीधा सा जोर इस बारे में है कि उन संरचनाओं को बदला न जाए, ना जिससे कि वह कार्य उसी तरह होते रहें। मतलब उन संरचनाओं को बदलने के लिए और उन कार्यों को रोकने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई, परिवर्तन की कोई बात नहीं की गई है। तो जो भी क्रांतियां होती हैं अथवा आंदोलन होते हैं उसके विषय में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। अब उसके अलावा राजनीति विज्ञान की सभी समस्याओं के लिए एक ही साधन सुझाते हैं। वह क्या साधन है? वह है स्ट्रक्चर के माध्यम से किए जाने वाले कार्य। अर्थात अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप वोट करके सरकार को बदल सकते हैं। अर्थात पूरा जो स्ट्रक्चर पहले से बना बनाया है उसके थ्रू ही, उसके माध्यम से ही आप राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि सभी समस्याओं का समाधान उस स्ट्रक्चर में ही हो ऐसा संभव नहीं है। तीसरा है कि इन्होंने फीडबैक का वर्णन ही नहीं किया कहीं पर। पुनर्निवेश यानी फीडबैक का हमने डेविड ईस्टन के मॉडल में पढ़ा था कि जब कोई भी इनपुट के बाद आउटपुट आता है तो उस आउटपुट के लिए भी जनता एक फीडबैक देती है और वह फिर से राजनीतिक व्यवस्था में जाता है इनपुट के रूप में। यहाँ पर फीडबैक जैसी कोई चर्चा ही नहीं है। फिर इसके अलावा अब हमारे सामने जो मुख्य समस्या थी वह यह थी कि राजनीतिक व्यवस्था मॉडल जो था, डेविड ईस्टन का जो मॉडल था, वह विकासशील देशों में या समाजवादी देशों में उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि यह स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वहाँ पर लागू होगा, लेकिन यह भी अमेरिकी यूरोपीय मॉडल ही रह गया। इसे भी गैर यूरोपीय देशों में, अफ्रीकी देशों में या विकासशील देशों में जो नए नए स्वतंत्र हुए देश थे उनमें लागू करना इसे भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो भी संरचनाएं हैं एक तो वह बहुत ही स्पष्ट नहीं है और दूसरी बात अगर स्पष्ट है तो प्रभावी नहीं है। जैसे भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय बनाए गए हैं। आरटीआई है आपके सामने जिससे पारदर्शिता हो। इसके अलावा आपके समक्ष लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है, लोकपाल भी अब लागू कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है वो संरचनाएं अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण से भ्रष्टाचार अभी भी नहीं रुक रहा है। तो अभी भी विकासशील देशों में केवल संरचना और संरचना के कार्य के माध्यम से उसकी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझा जा सकता। तो यह भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की एक महत्वपूर्ण कमी है। अब हमने यह सारी चीज़ें जानी। इसे जानने के बाद हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का एक डायग्राम तैयार किया गया है, यह आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपने पिछली बार केवल यही देखा था कि राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण होता है और एक तरफ से इनपुट होता है, दूसरी तरफ से आउटपुट होता है। अभी हमने इनपुट और आउटपुट को थोड़ा सा बदल दिया है, उसकी जगह पर राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ी सुधार की गई है। जैसे हमने इनपुट के बारे में तो पहले ही देखा था कि वस्तुओं के वितरण से संबंधी इनपुट किए जाते हैं, व्यवहार के विनियामक संबंधी इनपुट किए जाते हैं, राजनीतिक सहभागिता और संचार से संबंधित। उसी तरह से उन इनपुट के लिए, उन डिमांड्स के लिए कुछ समर्थन भी दिए जाते हैं, टैक्सेशन करके अथवा आज्ञा का पालन करके, सहभागिता करके और श्रद्धात्मक समर्थन। तो यह 4 तरह की डिमांड और 4 तरह के उनके लिए सपोर्ट, यह तो हमने पुराने सिस्टम में ही देखा था। और ये जो इनपुट होते हैं इनके बदले आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है निकासी। निकासी मतलब जैसे धन संग्रह करना, टैक्सेशन। विनियामक मतलब कि कुछ व्यवहार को नियंत्रण करने संबंधी। और तीसरा वितरणात्मक है, इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ों का वितरण करना हुआ, चाहे वो सेवाएं हों, चाहे अवसर हों अथवा कुछ वस्तुएं हों, यह वितरणात्मक होता है। और चौथा है प्रतीकात्मक निर्गत, यानी जिस तरह से हमने गणतंत्र दिवस की परेड है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, तो इस तरह के कुछ निर्गत होते हैं जो कि प्रतीकात्मक कहलाते हैं, लोगों को बांधे रखने में या राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। अब इनके अलावा इस बार नया क्या जुड़ा है? नया ये जुड़ा है वह है रूपांतरण की प्रक्रिया। ठीक, रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वह एक नई व्यवस्था इसमें दी गई है जो कि आमंड और पावेल ने जोड़ी है। वह क्या है कि
यहाँ पर हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संरचनाओं द्वारा की जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। और नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम निर्धारण की व्यवस्था सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है। यानी यह कार्य, नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा, नियम को लागू करने का काम कार्यपालिका द्वारा और नियम अधिनिर्णय का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इधर देख लेते हैं, राजनीतिक कार्यों में हित स्वरूपीकरण का काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, दबाव समूह करते हैं मुख्य रूप से। हित समूहीकरण यानी उनको एकत्रीकरण करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और राजनीतिक संचार तो कई तरह से होता है। राजनीतिक संचार क्या है इसमें? राजनीतिक संचार है इसमें कि राजनीतिक संचार इसमें जो हमारे संचार के माध्यम है, टीवी, मीडिया, इस तरह के माध्यमों से होता है। तो यह पूरे एक डायग्राम ये इस तरह से तैयार होता है जिसके माध्यम से हम यह स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में बस थोड़ा सा सुधार किया गया है कि बीच में राजनीति रूपांतरण प्रक्रिया को बताया गया है, जिसमें कि कुछ संरचनाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की चर्चा है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह पॉलिटिकल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच समझ में आया होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। और इसके अलावा नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के रूप में जहाँ भी पूछा जाता है, तो तुलनात्मक राजनीति में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं होंगी उन्हें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महादेव।